Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 23rd February 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Eastern Nagaland autonomy, important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं और फिर हम लोग करंट डेवलपमेंट पे आएंगे। देखिए, नागालैंड के एक अलग स्टेट बनाया गया कार्विंग आउट ऑफ असम इन 1963। जब नागालैंड एक अलग स्टेट बना 1963 में, उस वक्त से ही नागालैंड के 8 ऐसे ट्राइब्स हैं जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, इस एरिया में रहते हैं। उन ट्राइब्स का मानना था कि दे मस्ट बी गिवन सम सेपरेट ऑटोनोमस स्टेटस, क्योंकि दे आर पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड। उनके इंटरेस्ट को सब्जुगेट करते हैं वेस्टर्न ट्राइब्स के लोग। तो बेसिकली नागालैंड के अंदर भी जो वेस्टर्न ट्राइब्स हैं, वेस्टर्न एरियाज में रहने वाले ट्राइब्स, दे आर मोर डोमिनेंट, ऐसा माना जाता रहा है। ईस्टर्न ट्राइब्स के इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट को वो लोग सब्जुगेट करते हैं। इसी कारण से जब नागालैंड एक अलग स्टेट बनाया गया तो उसके अंदर भी जो ईस्टर्न रीजन के 8 ट्राइब्स के लोग हैं वो डिमांड करने लगे कि नहीं, हमें अलग से थोड़ी ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए। उनका ऐसा मानना था कि नागालैंड एक स्टेट बनने के बावजूद भी ईस्टर्न रीजन का एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। और फिर अपनी एक सेपरेट ऑटोनोमस डिमांड के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया। अपने ऑटोनोमस या ऑटोनोमी इन देयर रीजन, इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए द ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज क्रिएटेड, उसका नाम है एनपो, ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। शुरुआत में तो ऑटोनोमी की डिमांड कर रहे थे वो लोग कि थोड़ा हमें एक ऑटोनोमस पावर दिए जाए कुछ। बाद में दे स्टार्टेड डिमांडिंग ए सेपरेट स्टेट आउट ऑफ नागालैंड। एक डिमांड आने लगा कि एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए नागालैंड के कुछ टेरिटरीज को ज्वाइन करके, और उसका नाम रखा जाए फ्रंटियर नागालैंड। तो इस एरिया में डिमांड आने लगा कि इस एरिया को नागालैंड से अलग करके बनाया जाए फ्रंटियर नागालैंड। ऑफ कोर्स नागालैंड टेरिटरी वाइज तो वैसे भी छोटा स्टेट है, उसको और फर्दर डिवाइड करने से एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस हो सकते थे। इस कारण से इस डिमांड को भारत सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया। भारत सरकार ने 500 करोड़ का एक डेवलपमेंटल पैकेज जरूर ईस्टर्न रीजन ऑफ नागालैंड के लिए अनाउंस किया था, बट इससे नागालैंड के ईस्टर्न रीजन के जो लीडर्स हैं दे वर नॉट सेटिस्फाइड। 2024 के इलेक्शन के टाइम में यहाँ पे टेंशन पीक कर गए, बिकॉज द ENPO जो यहाँ के रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑटोनोमी और बाद में एक सेपरेट स्टेट का डिमांड करती रही है, ENPO कॉल्ड फॉर बॉयकॉट ऑफ लोकसभा इलेक्शन। तो तब ये जो कन्फ्लिक्ट है या टेंशन है इस एरिया में और बढ़ गया था विथ रिस्पेक्ट टू ऑटोनोमी ऑफ ईस्टर्न नागालैंड। अब ये जो मामला है ईस्टर्न नागालैंड के अंदर जो अनरेस्ट है, ये सिक्योरिटी वाइज इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी जरा समझ लीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ ट्राइब्स आर लेस, ओनली 8 ट्राइब्स आर प्रोटेस्टिंग, एंड टेरिटरी जिसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है वो टेरिटरी भी छोटा है, बट सी द स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑफ this eastern region of Nagaland. It is in the adjoining areas with Myanmar. तो म्यांमार के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये रीजन जो है वो पोरस बॉर्डर है, मतलब यहाँ पे बिकॉज ऑफ रग्ड टोपोग्राफी एंड हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए फुल विजिलेंस कर पाना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो इस कारण से लोकल जो पॉपुलेशन है उसका सपोर्ट फॉर द सिक्योरिटी फोर्सेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, मे इट बी इन फॉर्म ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म स्मगलिंग और व्हाट्सोएवर। तो लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट, उनका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। एंड इफ लोकल पॉपुलेशन आर प्रोटेस्टिंग, दे आर डेवलपिंग सम सेंस ऑफ डिसइंचेंटमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, तो इसका सीधा सीधा इम्प्लीकेशन नॉर्थ ईस्ट के सिक्योरिटी पे होगा। इस एरिया से क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ड्रग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब बढ़ सकता है। और आपको पता है कि नागालैंड से ऑपरेट करते हैं इंसर्जेंट फोर्सेज लाइक NSC and Khaplang, and they mainly are located, they have created their bases in the border region of Nagaland and Myanmar.
इनफैक्ट इंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड म्यांमार के बॉर्डर रीजन में उन्होंने अपने बेसेस बना रखे हैं। तो कंसीडरिंग द सिक्योरिटी कंसर्न्स दैट मे अराइज बिकॉज ऑफ अनरेस्ट इन दिस रीजन, भारत सरकार ने अब फैसला किया है कि ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के डिमांड को कुछ हद तक एक्सेप्ट करेंगे, उनके ऑटोनॉमी के डिमांड को कुछ हद तक एक्सेप्ट करेंगे। अलग स्टेट तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उनकी ऑटोनॉमी को इंश्योर कराने के लिए भारत सरकार ने एक नया फैसला लिया है। भारत सरकार ने एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया है, मतलब 3 पार्टियों ने मिलकर के एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें एक तरफ भारत सरकार, दूसरी तरफ नागालैंड की सरकार और तीसरी तरफ लीडर्स ऑफ ENPO। इस ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट के बदौलत फैसला किया गया है कि 6 डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं ईस्टर्न रीजन में नागालैंड के, इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एक ऑटोनोमस काउंसिल बनाई जाएगी जिसका नाम होगा फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। और इस फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी, जिसका जुरिडिक्शन इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स पे होगा इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ नागालैंड, यहाँ पे दिस अथॉरिटी विल हैव सब्सटैंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल पावर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी होंगे, फाइनेंशियल पावर्स भी होंगे। तो बेसिकली जिस तरीके से असम के अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाए गए हैं, वहाँ पे उनको ऑटोनोमी है विथ रिस्पेक्ट टू लॉ मेकिंग एज वेल एज इन्फोर्समेंट, वैसा ही कुछ हद तक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जैसा कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है ईस्टर्न नागालैंड रीजन में। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट, इनको मिला करके इन द ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ नागालैंड, जो बिल्कुल बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ, यहाँ पे इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला करके बनाया गया है फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी, ताकि कुछ पावर डिवोल्यूशन किया जा सके टू द लोकल कम्युनिटीज, द 8 ट्राइब्स लिविंग इन दिस एरिया। किस तरीके के पावर डिवोल्यूशन किए जाएंगे? फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवोल्यूशन किया जाएगा। तो भारत सरकार ने कमिट किया है कि जो भी फंड आएगा नागालैंड के लिए भारत सरकार की तरफ से, उस फंड को प्रोपोर्शनेटली डिवाइड किया जाएगा बिटवीन these 6 districts and remaining part of Nagaland on the basis of population and area। एरिया और पॉपुलेशन के बेसिस पे, प्रोपोर्शन के बेसिस पे ही फंड डिवीजन किया जाएगा। प्लस 46 सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पे फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी रूल्स बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं और उन लॉज को एडजुडिकेट एज वेल एज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव जो टेरिटोरियल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं आसाम के अंदर, बिल्कुल वैसा ही है। 46 सब्जेक्ट्स लाइक लैंड यूज, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारे एरियाज में FNTA कानून बना सकता है। बेसिक लोकल लेवल पे उन कानून को इम्प्लीमेंट करने और एडजुडिकेट करने की भी जिम्मेदारी FNTA के पास होगी। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट दिल्ली डिक्लेरेशन एंड इंडिया AI समिट। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। आपको पता है कि भारत ने AI इम्पैक्ट समिट कंडक्ट कराई इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 16 to 20 फरवरी एट भारत मंडपम। भारत मंडपम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को कंडक्ट करने के लिए न्यू दिल्ली के अंदर डेवलप किया गया है एक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो भारत मंडपम में इंडिया AI इम्पैक्ट सबमिट कराई गई, उसमें हमने सैटरडे या फ्राइडे के न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का विजन विथ रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ AI उसको समराइज किया इन द फॉर्म ऑफ मानव। मानव बेसिकली, मानव का अपना फुल फॉर्म है मोरल एंड एथिकल सिस्टम्स, अकाउंटेबल गवर्नेंस, नेशनल सोवरेनिटी, एक्सेसिबल, इंक्लूसिव एंड वैलिड एंड लेजिटिमेट। बट मानव का इन जेनरिक एक मीनिंग भी है कि भारत देखता है AI डेवलपमेंट को एज एन असिस्टेंस टू इम्प्रूव लाइफ ऑफ ह्यूमंस। AI का डेवलपमेंट जो है वो इंसानों के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये है कोर विजन या गोल ऑफ इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू AI डेवलपमेंट। अभी AI समिट, एट द एंड ऑफ AI समिट जो 20 तारीख को खत्म हुई न्यू दिल्ली में, उस वक्त न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन वाज प्रपोज्ड बाय इंडिया, क्योंकि भारत होस्ट कर रहा था ये AI समिट। तो भारत ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन प्रपोज किया ऑन AI, जिसको दुनिया के 89 कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल करके एक्सेप्ट किया है। 87 कंट्रीज हैं टोटल, प्लस यूरोपियन यूनियन एंड IFAD, इन 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल करके
भारत के न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई को अडॉप्ट किया है? तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई है क्या? यानी कि भारत का देखिए विजन है मानव, और उस विजन के लाइन में ही अब एक कंप्लीट डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया भारत ने, जिसको दुनिया के 87 कंट्रीज एंड 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ यही विजन होना चाहिए दुनिया के देशों का एआई डेवलपमेंट को लेकर के। इन विजन को एक्सेप्ट करने वाले जो मेजर देश हैं या इस एआई डिक्लेरेशन न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करने वाले जो मेजर देश हैं उसमें यूएस, चाइना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूके सब शामिल हैं। इनफैक्ट दुनिया के ज़्यादातर जो सिग्निफिकेंट कंट्रीज हैं उन्होंने भारत का ये जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है विद रिस्पेक्ट टू एआई डेवलपमेंट उसको अडॉप्ट किया है। तो देखते हैं की फीचर्स ऑफ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई। भारत क्या विजन रखता है एआई डेवलपमेंट को लेकर के, क्या सोच है भारत की? तो मानव विजन के बारे में हमने बात की, तो इसी लाइन में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में भी बात की गई है कि ह्यूमन सेंट्रिक एंड रिस्पॉन्सिबल एआई मस्ट बी डेवलप्ड। एआई को ऐसे डेवलप किया जाए ताकि वो ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करे, राइट टू प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करे, साथ ही साथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी रिस्पेक्ट करे। किसी देश के अंदर इलेक्शन रिगिंग करने में या लोगों को के डेटा को लीक करने में इस तरह की एक्टिविटीज एआई से ना कराई जाए। साथ ही साथ एआई का इस्तेमाल ऐसे हो ताकि एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अटेन करने में मदद मिले, पॉवर्टी रिडक्शन में, हेल्थ केयर में, जैसे टेली कंसल्टेशन कराने में एआई मदद कर दे, क्लाइमेट चेंज में इस तरीके का एआई मॉडल डेवलप किया जाए ताकि वो ग्लोबल वार्मिंग को ट्रैक कर पाए और हमें टाइम टू टाइम सजेशंस दे पाए फॉर मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। साथ ही साथ ज़्यादा फोकस होना चाहिए ऑन डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो अगर कोई डेवलप कंट्री एआई मॉडल डेवलप ले भी आता है, तो भी कोई लार्ज लैंग्वेज मॉडल ले भी आता है कोई डेवलप कंट्रीज, तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसको करने देना चाहिए टू द डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप कंट्रीज, ताकि एआई का फायदा दुनिया के सारे देशों को हो। एआई शुड बी यूज्ड एज अ ग्लोबल कॉमन। एआई का इस्तेमाल किया जाना चाहिए डिजिटल डिवाइड को ब्रेच करने के लिए। डिजिटल डिवाइड जिसमें कुछ लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी होती है टू द डिजिटल इक्विपमेंट्स, जिससे वो और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाते हैं, जबकि कई सारे लोग मार्जिनलाइज्ड रह जाते हैं। इस फिनोमेना को कहा जाता है डिजिटल डिवाइड। तो डिजिटल डिवाइड को रिड्यूस करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल भाषिनी ऐप भारत में डेवलप किया गया, जिसकी मदद से लैंग्वेज टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन किया जा सकता है अलग अलग भाषाओं में। तो इससे क्या है कि अब जो बच्चे वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाई करते रहे हैं वो भी अब अलग अलग भाषाओं में जो टेक्स्ट हैं या स्पीचेज हैं उनको सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बिकॉज भाषिनी विल हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ द कंटेंट इन देयर वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो इस तरीके के और डेवलपमेंट्स किए जाने चाहिए ताकि डिजिटल डिवाइड फिनोमिना को रिड्यूस किया जा सके। एआई शुड बी देयर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑल। AI should not, or AI is not just about innovation, it is also about reducing inequality. रिस्क बेस्ड एआई गवर्नेंस, तो एआई से रिलेटेड जो भी रिस्क सामने आ रहे हैं जैसे डीप फेक, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, साइबर फ्रॉड्स, मिस इन्फॉर्मेशन, इन सब को रोकने के लिए एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल प्लेटफॉर्म एंड ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाना चाहिए, ऐसा भारत का लक्ष्य है। साथ ही साथ मिलिट्री के अंदर एआई का इस्तेमाल होना चाहिए फॉर बेटर बॉर्डर गार्डिंग, डिफेंस, फेंसिंग, ये सब होना चाहिए, लेकिन एथिकल तरीके से। एआई का इस्तेमाल अनएथिकल तरीके से नहीं होना चाहिए। पता चला कि कोई ऐसा इक्विपमेंट बना दिया विथ यूज ऑफ एआई जिससे हॉस्टाइल देश के आर्मी के अगेंस्ट आप कुछ इनह्यूमन लेजर गाइडेड वेपन्स छोड़ रहे हैं, या फिर उसके अगेंस्ट कुछ दूसरी इनह्यूमन तरीके की आप वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मिलिट्री पर्पसेस के लिए एआई का इस्तेमाल होना चाहिए, बट फॉर द पर्पस ऑफ विजिलेंस, सर्विलेंस एंड दैट टू इन एथिकल मैनर। अनएथिकल तरीके से मिलिट्री पर्पस के लिए या इंटेलिजेंस पर्पस के लिए एआई का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दैट इज द कोर क्रक्स ऑफ या की पॉइंट्स ऑफ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट 87th रेजिंग डे ऑफ सीआरपीएफ, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए भारत में अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, किस किस तरीके के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, तो एक तो ऑफ कोर्स वी आर हैविंग इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जिसके 3 मुख्य विंग हैं, इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। देन वी आर हैविंग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सीएपीएफ,
इसके अंदर अलग अलग टाइप की फोर्सेज हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, असम राइफल्स. देन वी हैव स्टेट पुलिस फोर्सेज, अलग अलग स्टेट की अपनी पुलिस फोर्सेज हैं. देन वी आर हैविंग ऑल्सो सम स्पेशलाइज्ड फोर्सेज लाइक एनएसजी, ऑल्सो नोन एज ब्लैक कैट्स, which are used for terror threats and VIP security. उसके अलावा SPG, which provides security to the Prime Minister. Then we are having some paramilitary forces, यानी कि आर्मी को असिस्ट करने वाली फोर्सेज लाइक टेरिटोरियल आर्मी, विच इज़ अ पार्ट टाइम वॉलंटियर फोर्सेज. तो इनको पैरामिलिट्री फोर्सेज कहा जाता है. देखिए, सीएपीएफ के लिए भी कभी कभार शब्द इस्तेमाल लोग कर देते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज, बट सीएपीएफ ऑफिशियली इज नॉट कंसिडर्ड एज पैरामिलिट्री फोर्सेज. सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ये भारत सरकार इन फोर्सेस को डेवलप करती है, एडमिनिस्ट्रेट करती है, मैनेज करती है अलग अलग पर्पसेस से. इसके अंदर वी आर हैविंग सीआरपीएफ, जिसका इस्तेमाल लॉ एंड ऑर्डर के लिए होता है. कहीं पे भी मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया, दंगे फैलने की संभावना है, तो सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया जा सकता है अगर वहाँ की लोकल पुलिस से मामला संभल नहीं रहा है. तो उसके अलावा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इंसर्जेंसी से डील करने के लिए सेंट्रल इंडिया में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी से डील करने के लिए सीआरपीएफ का इस्तेमाल किया जाता है. देन वी आर हैविंग सीआईएसएफ, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एयरपोर्ट्स एंड ऑल, या फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इस तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको सेफगार्ड करने के लिए सीआईएसएफ का इस्तेमाल किया जाता है. बीएसएफ गार्ड करती है बांग्लादेश पाकिस्तान बॉर्डर को, या फिर अदर सेंसिटिव एरियाज, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर. देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर को गार्ड करती है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो जो सेंसिटिव एरियाज हैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे, वहाँ पे इंडियन आर्मी रहती है, बीएसएफ उसको पीछे से सपोर्ट करती है. तो जनरली बीएसएफ का मैंडेट है या उसका काम है बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर को सेफगार्ड करना, लेकिन जो सेंसिटिव रीजन्स है भारत पाकिस्तान बॉर्डर में, वो गार्ड की जाती है बाय इंडियन आर्मी, उसको बीएसएफ पीछे से बस सपोर्ट करती है. देन वी आर हैविंग आईटीबीपी, 1962 में इसको रेज किया गया. दे आर ऑल्सो नोन एज हिमवीर्स. इनका काम है, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस का काम है साइनो इंडिया बॉर्डर को सेफगार्ड करना, विजिलेंस रखना. सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, इंडो नेपाल बॉर्डर एंड इंडो भूटान बॉर्डर को वो सेफगार्ड करते हैं. देन वी आर हैविंग असम राइफल्स, ये इंडिया म्यांमार बॉर्डर को सेफगार्ड करते हैं, एंड दे आर ओल्डेस्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस. दे वर क्रिएटेड इन 1835. अब अगर सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात करें, तो सीएपीएफ कम्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. बस असम राइफल का कैसा है कि इट इज अंडर डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर. असम राइफल का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इज विथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, while its operation control is with the Indian Army which is under Ministry of Defense. तो ये बात प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान रखनी है कि ये सारे जो सीएपीएफ हैं, दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ यूनी कंट्रोल या डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लेकिन असम राइफल्स का डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर है. इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यानी कि इसमें अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशन वगैरह ये सब देखता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लेकिन इसका डिप्लॉय कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल किया जाना है, ऑपरेशनल कंट्रोल देखता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. तो ये असम राइफल से रिलेटेड आपको बात याद रखनी है कि इट इज अंडर डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर. करंट न्यूज इज विथ रिस्पेक्ट टू सीआरपीएफ, वन ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस. सीआरपीएफ का 87th रेजिंग डे परेड कराया गया गुवाहाटी में, एंड दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट सीआरपीएफ रेजिंग डे परेड वाज हेल्ड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. इट वॉज अटेंडेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी. सीआरपीएफ की अगर बात की जाए, इसका रेजिंग डे परेड कराया गया है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, पहली बार गुवाहाटी शहर में कराया गया है. तो सीआरपीएफ को कब रेज किया गया वो भी जरा समझ लेते हैं. सीआरपीएफ वाज ओरिजिनली रेज्ड इन 1939 ऑन 27 जुलाई. जब सीआरपीएफ को पहली बार बनाया गया था तो इसका इनिशियल नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस. 1949 में आज़ादी के बाद सीआरपीएफ का नाम बदल करके कर दिया गया सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, अंडर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्ट ऑफ 1949, एंड सिंस देन इट इज फंक्शनिंग अंडर कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये सीधा सीधा आपके जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी में लिखा हुआ है. एक सीधा सीधा सिलेबस का हिस्सा है, डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेस एंड देयर मैंडेट. तो आपसे इस पे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अलग अलग तरीके के सीआरपीएफ के बारे में बताइए.
सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के बारे में बताइए, उनके मैंडेट्स के बारे में बताइए, उनका सिग्निफिकेंस थोड़ा सा बताइए। ऐसा 10 मार्कर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। हमने सीधा सीधा देखा अलग अलग सीएपीएफ के बारे में, उनके काम के बारे में। आप इससे रिलेटेड आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट 3 proposed dark sky reserves in Assam. Important from our syllabus GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझिए कि डार्क स्काई रिजर्व्स या पार्क होते क्या है। देखिए, ऐसा एरिया जहां पे आर्टिफिशियल लाइट, मैन मेड लाइट को मिनिमाइज किया जाए या एलिमिनेट किया जाए, वैसे एरियाज को कहा जाता है डार्क स्काई रिजर्व या पार्क। उससे फायदा ये होता है कि रात के टाइम में नेचुरल स्काई को हम लोग आराम से देख सकते हैं। उससे फिर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस, अलग अलग स्टार्स को देखना, प्लैनेट्स को देखना विथ हेल्प ऑफ टेलीस्कोप वो ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे लाइट पॉल्यूशन नहीं होता है। लाइट पॉल्यूशन हैपेंस बिकॉज ऑफ एक्सेसिव मैन मेड या आर्टिफिशियल लाइट। तो इस तरीके के कुछ कुछ लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया है और उनको बनाया गया है डार्क स्काई रिजर्व्स या पार्क। डार्क स्काई रिजर्व्स या पार्क को इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन देता है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है डार्क स्काई इंटरनेशनल। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है एट हैनले डार्क स्काई रिजर्व। इट वाज recognized in 2022. It is in Ladakh and it is part of Changthang Wildlife Sanctuary. भारत का पहला डार्क स्काई पार्क है इन पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र। तो पहला डार्क स्काई रिजर्व हैनले में इन लद्दाख एंड पहला डार्क स्काई पार्क इन पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र। देखिए, डार्क स्काई रिजर्व और पार्क में एक सिंपल सा अंतर यह है कि पार्क ऐसा एरिया है जहां पे आर्टिफिशियल लाइट्स को एलिमिनेट किया गया है, आर्टिफिशियल लाइट्स वहां पे अवॉइड किया जाता है। बट पार्क का जो सराउंडिंग एरिया है वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। सराउंडिंग एरिया इज वेरी नॉर्मल, जहां पे नॉर्मल ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट डार्क स्काई रिजर्व वैसे एरिया है जहां पे कोर एरिया है जो विच इज वेरी मच प्रोटेक्टेड अगेंस्ट आर्टिफिशियल लाइट। एट द सेम टाइम उसमें एक बफर जोन भी मेंटेन किया गया है जहां पे छोटे मोटे घर हो सकते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स है, बट वहां पे भी आर्टिफिशियल लाइट को मिनिमाइज करने की कोशिश की गई है। तो अब सरल भाषा में कहें तो पार्क से ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है रिजर्व का। डार्क स्काई पार्क एक पार्क की तरह है, एक लोकेशन है जहां पे आर्टिफिशियल लाइट अलाउड नहीं है, बट उसके बाहर लाइफ नॉर्मल है, लोग आराम से रहते हैं, आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल करते हैं। बट डार्क स्काई रिजर्व उसमें कोर एरिया है जहां पे आर्टिफिशियल लाइट अलाउड नहीं है, उसका एक बफर एरिया भी है जहां पे ह्यूमन सेटलमेंट्स है और थोड़े बहुत आर्टिफिशियल लाइट अलाउड हैं, बट ओनली इन अ रिस्ट्रिक्टेड मैनर। तो डार्क स्काई रिजर्व पहला भारत का है इन हैनले, लद्दाख। 2022 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया बाय डार्क स्काई इंटरनेशनल। और डार्क स्काई पार्क है इन पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र। करंट न्यूज ये है कि असम सरकार प्लान कर रही है कि असम के अंदर 3 डार्क स्काई पार्क या रिजर्व बनाए जाएं। पार्क बनाए जाएंगे, रिजर्व बनाए जाएंगे, ये अभी तय नहीं हुआ है, बट 3 डार्क स्काई पार्क या रिजर्व बनाए जाएंगे। 1 एट काजीरंगा, अनदर एट मानस एंड 3rd एट डीमा हसाओ। ये भी प्लान चल रहा है। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज टाइम दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यूएनएससी रिजोल्यूशन 2803 से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट बस गलत है। चाइना, रसिया एंड चाइना हैव नॉट सपोर्टेड द रिजोल्यूशन। बाकी पहला और दूसरा तो सही है। कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड तीनों स्टेटमेंट सही हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, सो करेक्ट आंसर विल बी सी। मैं इसको ठीक कर दूंगा, इनकरेक्ट पूछा है ना, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। पहला स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1 में नदर्न बॉर्डर्स कवर हो गए थे, तो 2 में नदर्न बॉर्डर्स नहीं है। जनरली वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1 में ही नदर्न बॉर्डर्स कवर हो गए थे, तो 2 में नदर्न बॉर्डर्स नहीं है। और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, नॉट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग क्योंकि आर्टिकल 338 को रिमूव नहीं किया गया। 338 के अंतर्गत ही अब काम करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।